पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली पॉल साइंस के अंदर एक ऐसी ब्रांच कह सकते हैं आप इसको, जो कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की जो इंटरमिंगलिंग है, उनकी जो इंटरेक्शन है, उसका जो देश की गवर्नेंस पर, देश के शासन पर, देश की व्यवस्था पर जो असर पड़ता है, उसकी स्टडी पर फोकस करती है। बेसिकली जो ये मॉडर्न टाइम में जो ये अलग अलग विषय क्रिएट हुए हैं, विषयों को तोड़ करके नए विषय बनाए गए, स्पेसिफिक विषय बनाए गए, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पॉलिटिकल साइंस बना दिया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिमांड सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग के लिए इकोनॉमिक्स बना दिया गया, सोशोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के लिए समाज की स्टडी के लिए सोशोलॉजी बना दी गई। इससे पहले मूलतः इन विषयों को इकट्ठे ही पढ़ा जाता था, और पॉलिटिकल इकोनॉमी तो काफ़ी समय तक 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में भी स्टडी होती थी पॉलिटिकल इकोनॉमी की। पर मैं आपका चिंतन जो है थोड़ा पास्ट में ले जाऊंगा। भारतीय संस्कृति में कौटिल्य जी का जो जिस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते थे, जिस स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे, उसका नाम था अर्थशास्त्र। वो एक पूरा स्कूल था। कौटिल्य से पहले बहुत से लोग आए थे, पर कौटिल्य की राइटिंग उसमें सबसे हाईएस्ट कल्मिनेशंस में से पहुंची। तो अर्थशास्त्र का अर्थ इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट नहीं है, जो सब जानते हैं आज। पर अर्थ का मतलब संस्कृत में एक ऐसी भूमि से भी है जिसके ऊपर जनता निवास करती है, अपना जीविकोपार्जन करती है, उसको, उस भूमि को चलाना, जिस पर लोग रहकर अपना जीवन पालते हैं, उसको समृद्ध बनाना, उस आर्ट को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो बेसिकली भारत में भी पहले से ही राजनीति के अध्ययन के साथ अर्थ को जोड़कर पढ़ा जाता था। और अगर एंशियंट ग्रीक के चिंतन की बात करें तो वो भी राजनीति से अर्थ का विग्रह नहीं करते थे। ये मॉडर्न टाइम में ग्रेजुअली ऐसा होने लगा। परंतु उसके बावजूद भी आज जब हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, यदि हमें अर्थ का ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी पॉलिटिकल साइंस के अच्छे स्टूडेंट नहीं हो सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये नहीं पता कि भारत की आर्थिकी क्या थी 1990 में, तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि भारत में फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी को करने पड़े, उसके पीछे क्या कारण थे, वो आप नहीं बता सकते। और उसी से हमारे देश की राजनीति में आज बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। चाहे उसका कुछ लोग सकारात्मक दिखते हैं, बहुत से कुछ लोग उसके नकारात्मक दिखते हैं, वो उसका इम्पैक्ट है। तो बिना आर्थिकी को समझे और आर्थिक सेक्शंस का राजनीति में पड़ने वाले प्रभाव और वाइस वर्सा ना देखे बिना आपका जो अध्ययन है वो कभी भी ग्राउंडेड नहीं हो सकता, रियल नहीं हो सकता। इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में भी अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हम। आधुनिक समय में की शुरुआत में मर्केंटिलिज्म का बोलबाला था। व्यापार को पोषित करती थी सरकारें, और प्रोटेक्शनिज्म करती थी, प्रीशियस मेटल को प्राप्त करना ज़्यादा चाहती थी। उसके बाद लिबरल इकोनॉमी आई इंटरनेशनल लेवल पर, जिसने मुक्त व्यापार को फोकस किया, रिलेटिव एडवांटेज को, जैसे रिकार्डो कहते हैं, उसको फोकस किया, स्पेशलाइजेशन को फोकस किया। पर उसके बावजूद मर्केंटलिज्म नए फॉर्म में आया, जिसको वो फेडरलिस्ट और इस तरह के विद्वान बोलते थे कि हमें अपने देश के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज तो बनानी ही पड़ेगी। तो वो भी जीवित रहा। फिर मार्क्सवाद एक नई पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में उभर कर सामने आया, और फिर जब उसमें कुछ कमियां आई तो फिर उन दोनों के मिश्रण से सोशल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट्स आए। और दोबारा मतलब आज़ादी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से ये न्यू लिबरल परसेप्शन ऑफ डेवलपमेंट सामने आई है। और आज इन्वायरमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात हो रही है कि किस तरह से हम अ, अपनी मैनेजमेंट को पॉलिटिक्स की गवर्नेंस को इन्वायरमेंट के साथ, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। तो इस तरह से मतलब एक कंटिन्यूस चेंज है इसमें, इसके फ्लो में। तो अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो इसको जो अंडरस्टैंड करने का जो कई विद्वानों ने जो इसके मॉडल्स दिए हैं, चाहे वो एक हमारे चिलकॉट हैं, और भी कई विद्वान हैं जो कि अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल इकोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स बताते हैं। तो मैं विशेषकर इंटरनेशनल लेवल पर, तो पहला तो मर्केंटलिज्म है। मॉडर्न टाइम की बात करें, प्राचीन समय की बात ना करें, तो मर्केंटलिज्म है, जो कि ट्रेड में फ़ायदा उठाने, प्रीशियस मेटल को जीतने, और स्टेट को बेसिकली ट्रेड को यूज़ करके अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करने पर फोकस करता था।
मतलब सोशलिज्म नहीं था वो कि स्टेट ट्रेड करेगा ना, स्टेट ट्रेडर्स को मतलब उनको रेगुलेट और गाइड करेगा ताकि जो स्टेट है वो और अधिक समृद्ध बन सके, क्योंकि समृद्धि से इसमें शक्ति आएगी। तो लक्ष्य था स्टेट को मजबूत करना ट्रेड से, और उसमें भी प्रीशियस मेटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई उसकी गेनिंग को। उसके पश्चात जब स्पेन और पुर्तगाल ने इतना प्रीशियस मेटल लूट लिया लैटिन अमेरिका से भी, उसके बावजूद ब्रिटेन न्यू इंडस्ट्रियलाइज कंट्री उनसे आगे निकलने लगी, और हॉलैंड वगैरह उनसे आगे निकलने लगा जब वहाँ पर स्टॉक मार्केट और इस तरह की चीज़ें आई। और ओपन जैसे इसको बोलते हैं रिकार्डो की जो थ्योरी है कि भाई कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ ट्रेड पे उन्होंने फोकस किया, वूल का कमर्शलाइजेशन हुआ, स्टील और ये बना। तो इससे ऐसा हो गया कि उन मेटल्स को जिनको कल तक प्रीशियस नहीं समझते थे, उन फैक्टर्स को, वो प्रोडक्शन से, प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा अमीर हो गए। तो ट्रेड की सिग्निफिकेंस और ज़्यादा समझ के आई, और फ्री मार्केट का एक एथोस को पुश किया गया कि स्टेट को बेसिकली पीछे हटना है और मार्केट को, फ्री हैंड को काम करने देना है। जितना ये करने देंगे उतने आप रिच और प्रॉस्परस होंगे। तो इस तरह से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। हालांकि बीच में ही अगर देखें हम, जो अर्ली जो निकलने वाले थे वो तो निकल गए इसमें, पर जो बाद में जर्मनी और जो लेट मॉडर्नाइजर थे इसमें, उन्होंने फिर फेडरिक और इस तरह के विद्वानों की थ्योरी को लेकर के स्टेट ने भूमिका निभानी शुरू कर दी फिर से दोबारा। और यहाँ स्टेट अब कैपिटलिज्म को गाइड करने वाला बन गया। मर्केंटलिस्ट तो नहीं बना, पर कैपिटलिज्म को एक नया मर्केंटलिज्म पैदा हो गया, जो कि स्टेट भी कैपिटलिज्म को इनिशिएट कर रहा है, गाइड कर रहा है पूंजीवादी विकास के प्रति, जो जर्मनी ने करके दिखाया, फिर जो जापान ने करके दिखाया, साउथ एशिया की कई कंट्रीज आज करके दिखा रही हैं। इसके पश्चात इसके रिएक्शन में समाजवादी पॉलिटिकल इकोनॉमी आई, जो कि पहली बार प्रैक्टिस में यूएसएसआर में आई, जिसमें कि सेंट्रलाइज प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया। फिर उसको चाइना ने भी उठाया, कई भारतीय से देशों ने भी कॉपी किया, तो वो भी चला, जिसमें कि मार्केट की तुलना में जो सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है, सेंट्रल जो प्लानिंग अथॉरिटी है, वो ज़्यादा गाइड करती है लोगों को, उसको डिमांड और सप्लाई को वो देखती है, ना कि लोगों की डिमांड और सप्लाई को इनपुट लेती है। तो वो उसको लिया, पर उसका फेलियर जो है यूएसएसआर की इकोनॉमी की, जो इकोनॉमिक फेलियर यूएसएसआर में आया, उसके बाद से वो डिबेट ख़त्म हुई। और जो बात मिल्टन फ्रीडमैन करते हैं कि भाई बेसिकली मार्केट्स जो है इकोनॉमिक कॉस्ट की अकाउंटिंग जो है बेस्ट करती है, क्योंकि उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स। प्राइजेस को तय करने में सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। परचेजर भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर के हिसाब से वो खरीदते हैं, तो नहीं खरीदते, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। पर जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है वहाँ पैसा उतनी बुलवाला होता नहीं, तो ऑफिसर तय करते हैं रेट क्या है। तो उससे दिक्कत ये आ जाती है कि वो प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं हो पाती लॉन्ग टर्म में, और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के जो इंसेंटिव है या उसको चेंज करने के जो इंसेंटिव है, वो थोड़े मतलब ग्राउंड पे उतने रह नहीं पाते जितनी जल्दी मार्केट्स खुद को चेंज करती है। तो एक ये भी है। इसके अतिरिक्त जो मार्क्सवादी जो मतलब पैराडाइम आया था, इसके बाद जब थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज 50s में आज़ाद हुई, तो उनके लिए वेस्ट की तरफ से एक नया मॉडल आया मॉडर्नाइजेशन का, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, या डेवलपमेंट का, जिसमें हमें मिस्टर रोस्टो के 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें वो आर्थिक विकास को एक एरोप्लेन के टेक ऑफ से कंपेयर करते हैं। पहले प्री कंडीशन टू ग्रोथ होती है, फिर उसमें थोड़ी सी पावर आती है, फिर जब वो टेक ऑफ करता है उसके बाद हाई स्टेबलाइजेशन, फिर मास कंजप्शन। तो रोस्टोव का वो मॉडल हमें फेमस मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी कई विद्वान हैं जो कि इसी तरह से डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन पे फोकस कर देते हैं। लुशियन पाई है जो कि इसमें फोकस करता है कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होनी चाहिए, सेकुलराइजेशन होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, फिर अल्टीमेटली वो मास कंजप्शन और मास सोसाइटी को क्रिएट करेगा, तब आपकी डेवलपमेंट होगी। और ये एक तरह का मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से अलग होकर के उन्होंने मतलब बेसिकली डेवलपमेंट होती कैसी है उसके निचोड़ को पेश करने की कोशिश की इस लिटरेचर में। इसके खिलाफ जो ELCA कमीशन बना था यूएनओ का, उससे उसमें जो स्टडी करके आई लैटिन अमेरिका की, वहाँ राउल प्रॉस्पिच और सिंगर इस तरह के जो लोग विद्वान थे, जिन्होंने अपनी थीसिस में ये बताया कि बेसिकली ये लैटिन अमेरिका के देश 100 साल आज़ादी के बाद भी गरीब इसलिए रहे क्योंकि वो कच्चे माल का ही व्यापार करते थे, तैयार माल उनके पास था नहीं। तो बेसिकली उनको जब कोई गरीब कंट्रीज आज़ादी के बाद कच्चा माल ही बेचती रहेंगी और तैयार माल डेवलप कोर से लेती रहेंगी, तो कभी भी वो विकास नहीं कर सकती, क्योंकि टर्म ऑफ ट्रेड उनके खिलाफ जाएगी। एक तो एग्रीकल्चर माल की जो कॉस्ट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो गिरेगी, और जो जो मैन्युफैक्चरिंग का माल है उसकी कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़नी है। उसका कारण ये है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड जो इनइलास्टिक होती है, एक
लेवल पर यूज़ करने के बाद लोगों को और खाने की चीज़ें नहीं चाहिए। उसके बाद उनकी जो एक्स्ट्रा सरप्लस इनकम है वो जाएगी उनके रहन-सहन, उठने-बैठने, कोई टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस लेने, कोई कार लेने, कोई इस तरह की सुविधा को लेने के लिए जाएगी, ज़्यादा इनकम उनकी, ना कि एग्रीकल्चर की मतलब उसके उसके स्प्रेड की एक लिमिटेशन है। जब ज़रूरी है एग्रीकल्चर उसकी प्रोडक्ट, जब हमने वो ले लिए उसके बाद हम ज़्यादा इनकम अपने घर की और चीज़ों पे ही खर्चते हैं। चाहे आप अपने घर को देख लीजिए, यदि आप गरीब हैं तो आपका मेन फ़ोकस है भोजन तक ही, पहला ये हो जाए, कपड़े फटे हुए चल पड़े। परंतु यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो भोजन ज़रूरी रहेगा, पर उस पे खर्चा कम होता जाएगा, ज़्यादा खर्चा आपका दूसरी सुख-सुविधाओं पे होगा। ये बात उन्होंने फ़ोकस की और इसलिए अगर इन डिपेंडेंट कंट्री को आगे बढ़ना है तो इनको बेसिकली अपने देश में कैपिटलिज़्म को पैदा करना पड़ेगा। तो ये बात डिपेंडेंसी थ्योरी ने बताई, जो कि सेंटर पेरिफेरी के मॉडल से दुनिया को देखती है कि केंद्र में दुनिया के इंडस्ट्रियलाइज़्ड देश हैं जिनके पास कैपिटल भी है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, और जो बेचारी पेरिफेरी है जो आज़ाद भी हो गई, उसके बावजूद वो कच्चे माल को बेचने की, सप्लाई की ही मार्केट है। तो इस तरह से डिपेंडेंसी थ्योरी दिखती है। बाद में इसमें थोड़ा सुधार करने के लिए इमैनुअल वॉलस्टीन आते हैं, जो कि सेंटर पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। का कारण ये होता है कि 70s में जापान, ये अपना साउथ कोरिया, ताइवान, इस तरह की कंट्रीज जो कि पहले पेरिफेरी में ही थी, इसको डिपेंडेंसी थ्योरी कहती थी कि ये पेरिफेरी में ही रहेगी अगर ये ओपन ट्रेड करेगी किसके साथ, सेंटर के साथ, कोर के साथ। पर वो ओपन मार्केट पॉलिसीज अपना करके, प्रो मार्केट पॉलिसी अपना करके स्टेट की हेल्प के साथ डेवलप करने लगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे कुछ कंट्रीज जो पेरिफेरी में थी वो सेमी पेरिफेरी में पहुंच गई या डेवलप कोर में पहुंच रही हैं, उसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए वॉलस्टीन की थ्योरी आ गई, जिसको हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहते हैं। वो भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग का एक मतलब एक प्रकार ही है। अब 90s के बाद जो ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ गया है, तो आज हम देखते हैं कि ऐसी मांग उठ रही है कि भाई आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करो, सस्टेनेबल विकास की बात करो, जिसमें कि मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी को इन्वायरमेंटल लॉजिक के साथ, ताकि पृथ्वी की सस्टेनेबिलिटी रहे, मोल्ड करने की बात आज उठ रही है पूरी दुनिया में। उसी की कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, चाहे ये यूएनएफसीसी हो या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पुशअप हो या कार्बन ट्रेडिंग हो, ये उधर को बात जा रही है, लाइवलीहुड को सस्टेन करने की बात हो, फीमेल्स को एम्पावर करने की बात हो। और इसी में जोड़ सकते हैं हम जो अमर्त्य सेन, महबूब उल हक की जो ह्यूमन डेवलपमेंटल अप्रोच है, या मार्था नौसुम्बाम की जो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है, या जो कि लोगों को एम्पावर करके उनको सशक्त बना करके अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने की जो अप्रोच है, वो भी इसी में जा सकती है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है भाई साहब, दोस्तों, जो मतलब हमारी जो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो डिबेट है वो कंटिन्यू चेंज होती चली जा रही है। पर ये आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन का आजीविकोपार्जन करना पॉलिटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो जाता है। और जैसे ओटले कहते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार धर्म के मूल में भी अर्थ है। अगर पैसा नहीं है आपके पास, शक्ति आपके पास आर्थिक नहीं है, तो आप धर्म का भी पालन नहीं कर सकते। राज्य का लक्ष्य है धर्म पर चलना, परंतु यदि नैतिक नियमों पे आप तभी चल पाओगे जब आपके पास अर्थ है। तो अर्थ की प्राप्ति करने के लिए राजन को अर्थ का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके हिसाब से राजन को अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रक्चर और फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। थैंक यू।